तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर हम केमिस्ट्री का शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली 500 BC कुछ इंडियन फिलोसफर्स थे जैसे महर्षि कनाड और महर्षि कात्यायन। इन लोगों ने एटम्स और मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन किया। तो जैसे हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 500 BC हमारे पास कौन थे? महर्षि कनाड। सबसे पहले महर्षि कनाड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि मैटर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पदार्थ, कि कोई किसी भी मैटर को हम जब डिवाइड करते जाते छोटे पीसेज में हम उसको ब्रेक करते जाते हैं, फाइनली द टाइम विल कम कि आप उसको और ज़्यादा छोटे पीसेज में डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दैट स्मॉल पीस, दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु, जिसको बाद में एटम नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद से इसी समय कुछ ऐसे एक और हमारे पास थे महर्षि कात्यायन, पादुका कात्यायन, महर्षि पाकुड़ा कात्यायन। पाकुड़ा कात्यायन, सॉरी KATY, महर्षि पाकुड़ा कात्यायन। ही सेड दैट कि जो कुछ भी ये जो परमाणु हैं, परमाणु जो होते हैं ये क्या करते हैं? आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज अणु। वी नो दैट एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल, जिसको उस समय अणु नाम दिया गया। तो ही सेड दैट कि ये परमाणु आपस में कंबाइन करेंगे, इसके बीच में वो कंबाइन का मतलब वही केमिकल कॉम्बिनेशन होगी, और केमिकल कॉम्बिनेशन से फिर क्या होगा? ये आपको एटम नहीं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज अणु। तो अणु की इन्होंने बात की, जिसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो बाद में डेमोक्रेटस ऑलमोस्ट 400 BC ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस ने एटम वर्ड दिया। एटम किसके लिए? परमाणु, जिसको इंडियन फिलोसफर ने बोला दैट इज एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या होगी? आप देखिए, एटम ए का मतलब होता है नॉट, टम मतलब टू कट, मतलब इसको और ज़्यादा छोटे पीसेज में हम डिवाइड नहीं कर सकते। टू कट, जिसको और ज़्यादा मतलब इंडिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद से फिर जो वेस्टर्न साइंटिस्ट जो आते हैं, जैसे डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? वैसे तो काफ़ी सारे हैं, बट वी हैव टू डिस्कस ओनली 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं कौन कौन से 2 लॉ में डिस्कस करने हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास 2 लॉज हैं। पहला है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लैवोजियर। According to this law, matter cannot be created, neither be destroyed. Simple, we can say matter cannot be created, neither be destroyed. Matter cannot be created, neither be destroyed. It means in a chemical reaction mass is always conserved. इसका मतलब क्या हुआ? That is, in a chemical reaction mass is conserved. जैसे मान लो हमारे पास अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट हमारे पास A+B, और ये मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं C+D। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है,
रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट के मास के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, होता भी है। दैट इज मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D, यानी कि वी कैन राइट मास ऑफ रिएक्टेंट, वी कैन राइट मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट must be equal to the mass of product. We know that right hand side में जो होता है that is product और left hand side में जो है that is reactant. देखिए एक एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास एक सिंपल केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं। We have a chemical reaction H2 plus Cl2 gives 2HCl. ओके, लुक हियर, अब इसका हम एटॉमिक मास देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 इंटू 1, क्लोरीन का 35.5 होता है, दैट इज 2 इंटू 35.5, 2 इंटू 1 प्लस 35.5। देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 71 एंड दिस इज 2 इंटू 36.5, दिस इज व्हाट 73 एंड दिस इज ऑल्सो 73। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 73 तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। इट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होती है, मास इज ऑलवेज कंजर्व, ना तो मास क्रिएट की जाती है और ना ही मास जो होगी वो आपको डिस्ट्रॉय की जाती है। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ द सेकेंड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अच्छा, इसके पहले एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जांपल है कि हमने क्या किया कि एक ऐसे, ये हमारे पास एक वेसल है, इस टाइप से ध्यान से देखेंगे इसको, और एक हमने इसमें टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को एक मैंने थ्रेड से ऊपर से इसको ऐसे किया हुआ है, दिस इज़ अ थ्रेड। इसके अंदर क्या है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको बेरियम क्लोराइड है, एक्वस बेरियम क्लोराइड है, और इसके अंदर इस वाले वेसल के अंदर क्या है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट अभी डिफरेंट वेसल्स में है तो रिएक्शंस नहीं होगी। अब हम इसका एक टोटल एक वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना इसका वेट है। लेट द वेट इज x। अब क्या करते हैं, अब मैं इसको धीरे से इसको लूज करता हूँ और इस ढंग से कि ये जो इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मिल जाए। तो देखिए फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या किया गया, देखिए यहाँ पे अब इसको लूज किया गया और इस ढंग से कि ये नीचे मिल गया इसके अंदर। और इसके अंदर क्या था हमारे पास, इसके अंदर क्या था Na2SO4 और इसके अंदर फिर क्या था BaCl2।
इसका अब हम इसका वेट करते हैं, दैट इज़ y। अब दोनों में रिएक्शन होगी, रिएक्शंस में क्या बनेगा, देखिए रिएक्शन इसमें क्या होगी, हमारे पास क्या था Na2SO4 एक्वस, और इसमें क्या था, टेस्ट ट्यूब में क्या था BaCl2 एक्वस। अब दोनों में रिएक्शन होगी और रिएक्शन में क्या बनेगा, देखिए 2NaCl एक्वस प्लस क्या बनेगा फिर BaSO4। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, वाइटिश हो जाएगा। तो अब इसका मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। हम जब दोनों का मास करेंगे, पहले का मास मान लो x मान लिया, दूसरे का मास हमने y ले लिया, जब दोनों का मास करेंगे तो x इज ऑलवेज इक्वल टू y। तो ये भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड देखिए, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या यू कैन से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखिए इसमें क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि एक केमिकल कंपाउंड जो है, एक प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। तो पहले लॉ लिखते हैं, एंड दैट वाज गिवन बाय प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्या है ये, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अ प्योर केमिकल compound always consist of same elements combined in a fixed ratio, बाई मास। मतलब एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को आप डिफरेंट तरीके से आप उसको बना सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स हमारे पास बनाने के, बट उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, और इवन उनकी जो कॉम्बिनेशन की जो रेशियो है दैट विल बी ऑलवेज सेम। जो कॉम्बिनेशन की जो रेशियो होगी वो कभी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने CO2 का एग्जाम्पल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड हम डिफरेंट मेथड से हम बना सकते हैं। कोक को ऑक्सीजन के साथ बर्न करो, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करो, वी गेट CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3, इसको आप गर्म कीजिए, वी गेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में CO2 फ्री होती है, C6H12O6 प्लस 6O2। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल को 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या बनता है हमारे पास 6H2O प्लस 6CO2। तो काफ़ी सारे हमारे पास मेथड हैं जिससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया। ये 3-4 तरीके हमने देखे। बट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पहली बात, इट ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये चेंज नहीं है। एंड अगेन बाय मास रेशियो इज ऑलवेज सेम, दोनों की जो रेशियो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी आप ले लो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 32, दैट कम्स टू 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 3:8। तो आप किसी भी मेथड से इसको बना लो। पहली बात, इसमें हमेशा सेम एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और दोनों का रेशियो जो होगा ऑलवेज सेम। वैसे ही वाटर है H2O, आप पानी कहीं से भी ले लो, टैप वाटर ले लो, रिवर का वाटर ले लो, समुद्र का पानी ले लो, पॉन्ड से ले लो, कहीं से भी ले लो, द रेशियो उसमें क्या है, हमेशा इट कंटेन्स 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और रेशियो इज ऑलवेज सेम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बाई मास रेशियो यहाँ पे क्या होगी, इस कंडीशन पे अगर H2O में आप इसकी रेशियो फाइंड आउट करना चाहें बाई मास,
H2O दैट इज 2:16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 एटम है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, दैट कम्स टू 1:8, ऑलवेज सेम। तो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके आगे के टॉपिक फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।